तो दोस्तों होप कि आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा कि हमारे सिलेबस में क्या कहा गया है। तो सेकंड यूनिट लगभग हमारी मौर्य गुप्त हो गया और गुप्तों की सांस्कृतिक उपलब्धियां हो गई, लगभग कंप्लीट हो गई है। बचा है हमारा ये पोर्शन कि भारत 600 से 1000 ईस्वी में कैसा रहा। अब देखो 600 से 1000 ईस्वी में क्या है, कोई बड़ा राजवंश तो आया नहीं है ना। छोटे छोटे जैसे वर्धन राजवंश आ गया, वर्धन इंपॉर्टेंट राजवंश है। इसके अलावा जो त्रिपक्षीय संघर्ष हो गया वो इम्पोर्टेंट है। ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं जो हम देख लेंगे, है ना। और ये जो लिखा हुआ है भारत का विश्व से सांस्कृतिक संबंध, ये दोस्तों अलग नहीं है। ये गुप्त और मौर्य काल और ये जो बीच का भारत है, इनमें जो राजा हुए इनके समय में भारत का किन किन विदेशी देशों से व्यापार होता था, ये होता था, उनसे सांस्कृतिक संबंध पूछा गया है ना। तो बिना देरी ये हम शुरू करते हैं। भारत 600 से 1000 ईस्वी के बीच में, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है वो आज हम शुरू कर रहे हैं। अब देखो दोस्तों, गुप्त 600 से 1000 ईस्वी में, 600 में गुप्तों का अंत हो जाता है और इसको हम 600 से 1000 ईस्वी को क्या क्या बोल सकते हैं, हम इसे बोल सकते हैं गुप्तोत्तर काल, मतलब गुप्तों के बाद का काल, है ना। इसे गुप्तोत्तर काल भी बोल सकते हैं, गुप्तों का उत्तर काल, है ना। मतलब जब गुप्तों का अंत हो रहा है और नए नए राज्य उदय हो रहे हैं। और पूर्व मध्यकाल, क्योंकि 1000 ईस्वी से लगभग मध्यकाल शुरू हो जाएगा, तो पूर्व मध्यकाल हो गया, है ना। 1000 ईस्वी से पहले का, मतलब 600 से 1000 ईस्वी से पहले का, मध्यकाल आने से पहले का काल हो गया। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, पूर्व मध्यकाल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। गुप्त काल के पतन के बाद भारतीय राजनीतिक इतिहास में एक ऐसी प्रवृत्ति का विकास हुआ जो विभिन्न रूपों में लगभग 1000 ईस्वी तक हावी रही, और यह प्रवृत्ति थी विकेंद्रीकरण और क्षेत्रीयता की भावना। अब दोस्तों गुप्त काल जब था, गुप्त काल ये मान सकते हैं अपन कि मतलब प्राचीन काल का अंतिम ऐसा वंश था जिसने लगभग संपूर्ण भारत को एक किया था, है ना। गुप्त काल के बाद में कोई भी राजवंश ऐसा नहीं आया जो संपूर्ण भारत को एक कर सके, है ना। तो इसलिए जब जैसे जैसे गुप्त काल का पतन होने लगा तो नई प्रवृत्ति सामने आने लगी, और वो क्या थी कि विकेंद्रीकरण की भावना। विकेंद्रीकरण अपने आप ही हो गया, कोई सुदृढ़ राजवंश आया ही नहीं तो संपूर्ण भारत पे अधिकार कर ही नहीं सके। और क्षेत्रीयता की भावना, जब विकेंद्रीकरण होता है तो क्या होता है, छोटे छोटे राज्य बनने लगते हैं और वो छोटे छोटे राज्य अपने अपने स्पेशल पर्टिकुलर क्षेत्र में अपना एकाधिकार जताने लगते हैं। तो ये हो गई क्षेत्रीयता की भावना। ठीक है, इस प्रकार गुप्त वंश के पतन के बाद पतन के बाद मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति आदि वंशों का उदय हुआ। ये दोस्तों पुष्यभूति वंश वर्धन वंश को ही बोला जाता है, क्योंकि पुष्यभूति वंश का जो सबसे इम्पोर्टेंट राजा था वो हर्षवर्धन था, है ना। और पहला राजा था इसका वो पुष्यभूति था, है ना। इसलिए वर्धन वंश और पुष्यभूति वंश सेम है ना। तो गुप्त काल के पतन के बाद में मैत्रक वंश आया, मौखरी वंश आया, पुष्यभूति आदि वंशों का उदय हुआ। इसमें पुष्यभूति वंश सबसे प्रमुख रहा, मतलब वर्धन वंश सबसे प्रमुख रहा, जिसने उत्तरी भारत में विशाल साम्राज्य स्थापित किया। मतलब पूरे भारत में तो जैसे गुप्तों में तो समुद्रगुप्त ने तो दक्षिणी भारत में जीत लिया था, है ना। इन्होंने पूरा भारत तो नहीं जीता, लेकिन लगभग उत्तरी भारत को इसने एक करने का कार्य किया, है ना। किसमें, वर्धन वंश ने। ठीक है, पुष्यभूति वंश के प्रमुख राजा पुष्यभूति, प्रभाकर, वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन रहे। यही मेन राजा थे दोस्तों। पुष्यभूति ने तो वर्धन वंश की स्थापना की थी। इसके अलावा हर्षवर्धन जो थे इसके सबसे इम्पोर्टेंट राजा थे। इनके बारे में अपन नहीं पढ़ेंगे, छोटे छोटे राजा है, इनके बारे में इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है हर्षवर्धन। इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इसलिए इन्होंने एक तो कला और साहित्य का विकास बहुत ज़्यादा करवाया था, दूसरे इनके दरबार में आने वाले चीनी राजदूत, है ना, जिनकी वजह से भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है हर्षवर्धन। अब हर्षवर्धन का समय काल रहा है दोस्तों 606 से 647 ईस्वी के बीच में। ठीक है, तो देखते हैं गुप्त वंश के पतन के बाद में उत्तर भारत में जिस राजनीतिक विकेंद्रीकरण का आरंभ हुआ, हर्षवर्धन के राज्यारोहण के साथ ही उसकी समाप्ति हुई। मतलब कि जैसे जैसे गुप्त कमज़ोर होने लगे, गुप्तों का विनाश होने लगा, छोटी छोटी शक्तियाँ सामने आने लगी और धीरे धीरे गुप्त काल से राज्य क्या होने लगे, स्वतंत्र होने लगे, है ना। तो गुप्त काल के पतन के बाद क्या हो रहा था, राजनीतिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत हो गई थी। उस विकेंद्रीकरण को पुनः केंद्रीकरण में बदला किसने, हर्षवर्धन ने के राज्यारोहण के साथ में उसकी समाप्ति हो गई। क्यों, क्योंकि हर्षवर्धन ने उत्तरी भारत को, लगभग संपूर्ण उत्तरी भारत को अपने अधिकार में ले लिया था। तो एक राजा के अधिकार में आ गया तो मतलब क्या हुआ, केंद्रीकरण हो गया। अलग अलग भागों में बट जाए तो उसे क्या हो गया, विकेंद्रीकरण हो गया। और अलग अलग भागों में कब बटेगा, जबकि एक कमजोर शक्ति शासन करेगी, तो उससे क्या होता है, छोटे छोटे राज्य स्वतंत्र होने लगते हैं। लेकिन जब राजा शक्तिशाली होता है, संपूर्ण राज्य को
इकट्ठा करके चलता है, किसी भी राज्य को स्वतंत्र होने नहीं देता है ना। तो इसने क्या किया कि जो विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति आई थी गुप्तों के पतन के बाद में, उसकी समाप्ति किससे हुई? हर्षवर्धन के राज्यारोहण के साथ में। हर्षवर्धन से पूर्व वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर थी, लेकिन हर्षवर्धन ने राजधानी को कन्नौज बनाया। अब दोस्तों देखो, वर्धन वंश की राजधानी, हर्षवर्धन से पहले प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और जो पुष्यभूति आए थे, उन्होंने थानेश्वर को राजधानी बनाया था, लेकिन हर्ष ने किसको बनाया? राजधानी थानेश्वर से बदलकर कन्नौज को बनाया। तो ये भी क्वेश्चन बनता है अपने आप में कि वर्धन वंश में किस शासक ने कन्नौज को राजधानी बनाया था, या फिर हर्षवर्धन के समय में वर्धन वंश की राजधानी कौन सी थी? तो कौन सी थी? कन्नौज। देखो दोस्तों, जो इम्पोर्टेंस गुप्त काल और मौर्य काल में मगध साम्राज्य की थी, वही इंपॉर्टेंस अब कन्नौज की हो गई थी। अब मगध तो कमजोर होने लगा था, है ना, और क्या होने लगा था? कन्नौज शक्तिशाली होने लगा था। अब ये बात हो गई थी कि जो कन्नौज पे शासन कर लेगा, उसको मतलब वो सबसे शक्तिशाली सम्राट होगा और लगभग उत्तरी भारत उसके अधिकार में आ जाएगा, है ना। तो अब कन्नौज इंपॉर्टेंट हो गया था। तो हर्ष के समय में कन्नौज का राजनीतिक शक्ति के केंद्र के रूप में उभरना उत्तर भारत में सामंत युग के आगमन का सूचक था। अब दोस्तों, कन्नौज जब राजनीतिक केंद्र के रूप में उभरने लगा तो उत्तर भारत में इसके साथ ही सामंत युग का आगमन हुआ। सामंत क्या होते हैं दोस्तों? सामंत ये होते हैं कि राजा जो राज्य की भूमि होती है वो विभिन्न सामंतों को वितरित कर देता है ना। भूमि दे दी उन्होंने, और भूमि अब सामंत क्या करेंगे? भूमि के बदले राजा को कर चुका देंगे और उस भूमि के अधिकारी खुद हो जाएंगे, है ना। तो ये सामंतवादी प्रथा की शुरुआत हो गई। पहले क्या होता था कि राजा अपने अधिकारियों को वेतन देता था, है ना। अब वेतन के बदले राजा क्या देने लग गया? भूमि देने लग गया। अब उस भूमि से जितना टैक्स देना है वो राजा को दे देंगे, जितनी चीज़ें राजा को देनी है, और बाकी चीज़ें खुद रख लेंगे। तो उनमें उनकी खुद की तनख्वाह भी हो गई और राजा का भाग राजा को जा रहा है। तो ये हो गया सामंतवाद, है ना। तो यहाँ से ही सामंतवादी प्रथा की शुरुआत हो जाती है। हर्ष ने 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे और 643 और 646 ईस्वी में चीन के 2 दूत, है ना, हर्षवर्धन के दरबार में आए। एक दूत तो हर्ष ने भेजा 641 ईस्वी में चीन में, है ना, और दूसरे जो 643 और 646 ईस्वी में चीन से 2 दूत आए, है ना, हर्ष के दरबार में। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष प्राप्त किए और वह महायान बौद्ध धर्म का संरक्षक था। देखो, बौद्ध धर्म में बताया कि बुद्ध के जो अवशेष थे उनको 12 भागों में बांटकर क्या किया गया? 12 स्थानों पे रखा गया है भारत में, और उन्हें 12 या फिर 8 ऐसे कुछ था, और उन्हें मतलब बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थल आज माना जाता है ना। तो उनमें ही एक थे बुद्ध के दंत अवशेष, है ना। तो वो जो दंत अवशेष थे, है ना, वो हर्ष ने कश्मीर के शासक के पास थे, लेकिन हर्ष क्या था? हर्ष बौद्ध धर्म का अनुयायी था, है ना। और बौद्ध धर्म की भी कौन सी शाखा का? महायान शाखा का। तो जो कश्मीर के शासक थे, इन्होंने इनसे दंत अवशेष मतलब युद्ध करके प्राप्त किए थे, ठीक है। तो ये बात भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाती है। हर्ष के काल में उच्च अधिकारियों को वेतन के रूप में जागीरें देना शुरू हुई। वही तो सामंतवादी प्रथा हो गई दोस्तों। मैंने कहा कि पहले जो होते थे राजा अपने मंत्रियों को और अपने जो के नीचे के अधिकारी होते हैं उनको क्या देते थे? वेतन देते थे, पैसे देते थे, है ना। लेकिन अब क्या कर दिया हर्ष ने? क्या कर दिया कि जागीरें देना शुरू कर दी कि इसको 50 बीघा खेती दे दी, इसको 100 बीघा खेती दे दी। उस 50 बीघा 100 बीघा खेती से जो टैक्स आ रहा है उसका जैसे ऐसे होता था कि जैसे मतलब हर राजा की अलग अलग होती थी दोस्तों की 50% रेवेन्यू आप रख लेना, 50% हम रख लेंगे, है ना, राजा को दे देना। तो क्या होता था, उनसे उनकी सैलरी भी हो जाती थी और राजा का भार भी कम हो गया कि एक तो राजा को खुद के अधिकारी नियुक्त करने पड़ते थे टैक्स कलेक्ट करने के लिए, है ना। टैक्स मतलब उस समय तो क्या था कि वो अनाज लिया जाता था कि भाई भूमि का 1/6 अनाज राजा को देना पड़ेगा। अब हर घर से हर खेती से जैसे 1/6 या 1/1/3 अनाज राजा को देना पड़ता था। तो वो जितना कलेक्ट होता था ना अनाज, है ना, उसका जैसे 50% या 40% या 60% राजा को देना है, 40% सामंत को रखना है ना। तो ऐसे क्या होता था, उनका वेतन भी निकल गया, राजा का कार्यभार भी कम हो गया और मतलब जागीरें भी अच्छे से संभाली जाने लगी, टैक्स भी ढंग से कलेक्ट लगा। तो ये प्रथा हर्ष के काल में ही शुरू हुई थी, है ना।
और अतः भूमि देने की सामंती प्रथा की शुरुआत हर्ष ने की थी। इसी प्रथा को दोस्तों सामंती प्रथा कहा गया है। चीनी यात्री हेनसांग हर्ष के समय में भारत आया था। वह 629 ईस्वी से 645 ईस्वी तक भारत रहा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि सबसे पहले तो कि हर्ष के काल में कौन सा यात्री आया था, तो है से है हो जाएगा, हेनसांग आया था। दूसरा, हेनसांग किसके काल में आया था, हर्ष के काल में आया था। तीसरा, हेनसांग के भारत में आने का समय क्या है, 629 से 645 ईस्वी। जो बहुत सारे जो आज तक के हमारे जितने भी विदेशी यात्री आए हैं उनमें हेनसांग बहुत इंपॉर्टेंट यात्री है दोस्तों, क्योंकि हेनसांग ने भारत का बहुत ज़्यादा वर्णन अपने लेखों में किया है, जिससे हमें उस काल की बहुत सारी मतलब राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति का पता चला है ना। तो हेनसांग हमारी हिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हेनसांग आया क्यों था? हेनसांग उस समय नालंदा का जो बौद्ध विहार था, नालंदा विश्वविद्यालय था, जहाँ बुद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी, वहाँ पे पढ़ने के लिए आया था। और इसके साथ ही साथ वह भारत से बौद्ध ग्रंथ बटोर ले जाने के लिए भी आया था, है ना, कि भारत में जितने भी हम चाइना ले जाएंगे और चाइना ले जाके उनका ट्रांसलेशन करेंगे, पढ़ेंगे, ये जो भी करेंगे, है ना, इसके लिए आया था वो। हेनसांग के अनुसार, अब हेनसांग ने हर्ष के काल की कई सारी स्थितियों का वर्णन दोस्तों अपने लेखों में किया है। तो उसी में बताया गया है कि हेनसांग के अनुसार हर्ष के समय में राजकीय आय 4 भागों में बांटी जाती थी। एक भाग राजा के खर्च हेतु दिया जाता था, दूसरा भाग विद्वानों को दिया जाता था, तीसरा भाग अधिकारियों को दिया जाता था, अधिकारियों के बंदोबस्त हेतु, और चौथा भाग धार्मिक कार्यों हेतु। तो सोचो, देखो कितनी अच्छी व्यवस्था है कि एक राजा अपनी जो जितनी भी राजकीय आय प्राप्त हो रही है उसको 4 भागों में बांट दिया। खुद तो एक ही भाग रख रहा है, दूसरा भाग विद्वानों को संरक्षण दे रहा है, मतलब साहित्य कला, स्थापत्य कला, चित्रकला, इनका विकास करवा रहा है। तीसरा भाग अपने अधिकारी हैं जिनका, उनके बंदोबस्त हेतु, और चौथा भाग धार्मिक कार्यों हेतु खर्च कर रहा है। तो कितनी अच्छी व्यवस्था हर्ष के समय में वहाँ पे थी। ये हेनसांग ने लिखा है। तो अगर कोई विदेशी यात्री ऐसा लिख रहा है तो ऑब्वियस इसमें झूठ तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि विदेशी यात्री बहुत कम होते हैं जो अपने राजाओं की पढ़ाई करा है, तो उसमें मतलब सत्य ही है। हेनसांग ने शूद्रों को कृषक कहा है और मेहतर और चंडाल जैसी अछूत जातियों का भी उल्लेख आया है। हेनसांग ने कहा है कि जो शूद्र होते थे वो कृषक होते थे, मतलब खेती करने लगे थे। इसके साथ ही समाज में मेहतर और चंडाल जैसी कुछ और भी जातियां थी जिनको अछूत समझा जाता था और गाँव के बाहर इनको रखा जाता था। हेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय के भरण पोषण हेतु 100 गाँव उसने दान में दिए थे। अब जो नालंदा विश्वविद्यालय था दोस्तों, बौद्ध विहार, उस समय भारत का ही नहीं लगभग वर्ल्ड का ये मान लो कि सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था। भारत उस समय शिक्षा का केंद्र माना जाता था, है ना। और उसमें नालंदा विश्वविद्यालय दोस्तों बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था। वहाँ पे विदेशों से, उस काल में विदेशों से शिक्षार्थी अध्ययन करने के लिए यहाँ पे आते थे। तो उसके बंदोबस्त के लिए, कि नालंदा सिर्फ विश्वविद्यालय ही नहीं था दोस्तों, वहाँ पे हॉस्टल भी था, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं वहाँ पे ही थी। तो उसके बंदोबस्त के लिए हर्ष ने क्या किए थे, 100 गाँव, यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, 100 गाँव दान में कि इन 100 गाँवों से जितना भी रेवेन्यू आएगा वो सिर्फ और सिर्फ नालंदा के भरण पोषण के लिए होगा। हर्ष न केवल विद्वानों के संपोषक थे बल्कि स्वयं उन्होंने भी 3 नाटक लिखे थे। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। हर्ष ने बहुत सारे विद्वानों को तो अपने दरबार में आश्रय दिया ही था, बल्कि वह खुद भी एक कवि थे। और उनके जो 3 नाटक हैं दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक है प्रियदर्शिका, एक है रत्नावली और एक है नागानंद, है ना। तो ये 3 जो नाटक है वो हर्ष ने लिखे थे, है ना। तो इन तीनों के नाम आपको याद रखने हैं। अगर कोई राजा स्वयं किसी नाटक या राइटर मतलब बन रहा है तो वो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। और हर्ष तो बहुत इंपॉर्टेंट राजा माने जाते हैं वर्धन वंश के, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो 3 नाटक हो गए, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। इसी कारण हर्ष को साहित्य का सम्राट भी कहा गया है दोस्तों। सॉरी, हर्ष को साहित्य का सम्राट भी कहा गया है। तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि साहित्य का सम्राट किसे कहा जाता है, तो वो है आएगा हर्षवर्धन। उसके दरबार में नागभट्ट, मयूर, दिवाकर, हेनसांग जैसे विद्वान संरक्षण दिया गया था। ये विद्वान उसके दरबार में रहते थे। हर्ष ने दक्षिणी भारत में साम्राज्य का विस्तार नहीं कर सका, बल्कि पुलिकेशन द्वितीय जो चालुक्य वंश के थे से नर्मदा नदी के तट पर उनका युद्ध हुआ था और उसमें हर्ष हार गए थे। तो दक्षिणी भारत में अपने राज्य का विस्तार हर्ष क्यों नहीं कर सके थे? क्योंकि जो पुलिकेशन द्वितीय चालुक्य वंश के थे दोस्तों, चालुक्य दक्षिणी भारत से बिलोंग करते थे। तो जैसे ही उन्होंने नर्मदा नदी के पार जाने की कोशिश की, चालुक्य राजा पुलिकेशन द्वितीय से उनका युद्ध हुआ था और उस युद्ध में हर्ष हार गए थे। तो उनका दक्षिणी भारत में फिर साम्राज्य
का प्रसार नहीं हो सका। हर्ष सूर्य, शिव और बुद्ध का उपासक था, है ना। सूर्य भगवान को, शिव जी को, और बुद्ध बौद्ध धर्म के तो महायान शाखा के अनुयायी तो वो थे ही, है ना। और हर्ष का दूसरा नाम क्या है? शिलादित्य है। तो शिलादित्य उपनाम अगर हमसे कोई पूछता है तो वो भी हर्ष का ही नाम माना जाता है कि शिलादित्य किसका नाम है? हर्ष का नाम है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा वर्धन वंश। 600 से 1000 ईस्वी का भारत हम पढ़ रहे हैं, तो 600 से 1000 ईस्वी तक हम एक एक राजा यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। यहाँ की जो भी इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं सिर्फ वो ही हम पढ़ेंगे। तो इसमें हम हर्षवर्धन हमने पढ़ लिया है। अगला हमारा लेक्चर होगा त्रिपक्षीय संघर्ष से रिलेटेड, क्योंकि 600 से 1000 ईस्वी में त्रिपक्षीय संघर्ष रहा था, तो वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे आगे चल के। और देखते हैं कि और 600 से 1000 ईस्वी के बीच में क्या इंपॉर्टेंट घटनाएं होती वो हम पढ़ेंगे। इसके बाद में हम 3rd यूनिट चालू कर देंगे जो हमारी मिडाइवल हिस्ट्री होगी, तो वो हम यहाँ पे उसमें हमें मुगल काल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो पढ़ना है। तो उम्मीद है कि सिलेबस भी समझ में आ रहा होगा, वीडियोज़ भी समझ में आ रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक करें, और अगर पसंद नहीं आ रहे हो तो डिसलाइक करने का ऑप्शन भी आपके पास में है। और अगर वीडियो में आपको कुछ कमी दिखती है, कुछ सॉल्यूशन चाहिए है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे मैं उसी के अनुसार वीडियो में इम्प्रूवमेंट करती रहूँगी। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।